हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीक स्टडी चैनल पे। चलिए आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखने वाले हैं। पूरा एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे कैसे किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, और इसमें जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है सारा चीज़ों का डिस्कशन होगा। आपको एक ही बार में सारा चीज़ें सिखा दिया जाएगा। तो बिना देर किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और ये जो है हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है। बेसिकली ये है क्या, पहले हम इससे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और किसी प्रकार कोई इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होने वाला है आगे आकर। तो चलिए हम लोग बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप अगर सेशन को, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है। और इलेक्ट्रॉन जानने के लिए हम लोग बेसिक चीजें में जाना पड़ेगा। आपको जैसा कि पता है कि दुनिया में जितना भी पदार्थ बना हुआ है, दुनिया में जितना पदार्थ बना हुआ है, सब पदार्थ कोई ना कोई तत्व से मिलकर बना हुआ है, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल में सारा तत्व देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में टोटल भी हम 118 तत्व का स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग वही जितना भी दुनिया में पदार्थ हम लोग देखते हैं, जो भी हम लोग का पूरा शरीर ही क्यों ना हो, हम लोग को वही क्या होता है, वही तत्व से मिलकर बना हुआ रहता है। तो उसी तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है, जो हम लोग तत्व पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, उसी तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है, छोटा कण मतलब छोटा कण, उससे छोटा नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब इस परमाणु के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है, कैसे उसके अंदर रहता है, किस प्रकार का बिहेवियर दिखाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मतलब उसके व्यवस्था को बताते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ऐसे आप बहुत बार सुने होंगे कि अगर एक परमाणु का बात करते हैं, परमाणु क्या है, तो जितना भी तत्व है, जितना भी एलिमेंट है, उसका सबसे जो छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो परमाणु का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको पहले से आइडिया होगा कि परमाणु के बीच में जो होता है, तो बीच में एक नाभिक होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हम लोग पता है कि एक परमाणु के अंदर बेसिक जो 3 तत्व पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इतना तो आपको जरूर कम से कम पता ही होगा। तो इस परमाणु के अंदर का अगर बात करते हैं तो बीच में न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इसी के चारों तरफ क्या होता है, इसी के चारों तरफ कोश होता है, इसी के चारों तरफ क्या होता है, कोश होता है, सेल होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम लोग परमाणु कहते हैं। तो बेसिकली यही हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। अब परमाणु के हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक मतलब केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन कभी बीच में नहीं रहता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पे है, तो आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो सेल होते हैं, उसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, घूमते रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इस सेल में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इस सेल में हमको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तो ये सब सेल होता है, कक्ष होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। अब इसी कोश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। बात क्लियर है। तो बेसिकली हमको यही जानना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें रहता है, किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है, तो उसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, यहाँ पे पूरी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई इंसान घरों में रहता है तो एक रहने का एक तरीका होता है, तरीका को उसी को समझाया जाता है, तो उसी को हम लोग विन्यास कह देंगे। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के अंदर जो यहाँ पे कोश होता है, सेल होता है, इस सेल के अंदर क्या करता है, रोटेट करता है। जिस प्रकार से भी रहता है, कैसा घर में रहता है, किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होता है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, किस प्रकार से उसमें व्यवस्थित होता है, उसी के बारे में आज हम लोग को सीखना है और लिखना सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का किस प्रकार से हम लोग लिख डालेंगे। आपको वीडियो देखने के बाद किसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसके पहले
इसका जानने के पहले हम लोग कुछ संख्या के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम। जितना हमको जरूरत है उतना ही का बात करेंगे। ऐसे तो बात करेंगे तो एक और संख्या होता है, उस संख्या के बारे में हमको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो कि उसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं था। बेसिकली हम लोग अभी तीन ही संख्या के बारे में पढ़ेंगे। एक हम लोग और बात स्पिन क्वांटम नंबर भी होता है, लेकिन उसका हमको जरूरत नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं लिए। क्लियर? तो चलिए समझते हैं इस बात को। अब हम लोग सबसे पहले जानना है मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है उसको समझें। अभी हम थोड़ा देर पहले ही आपको एक चीज दर्शा रहे थे। क्या दर्शा रहे थे कि यहाँ पर क्या है, एक मान लेते हैं परमाणु है, एक एटम का स्ट्रक्चर लेते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्लियर? अब ये परमाणु जब हम एक परमाणु ले रहे हैं तो परमाणु के बीच में क्या होता है, तो परमाणु के बीच में हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसी में क्या होता है, व्यवस्थित होता है, वो स्थिर रहता है। लेकिन आज हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इसके चारों तरफ क्या होता है, सेल होता है। अब इसके जो चारों तरफ होता है वो सेल होता है। तो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। ऐसे ही बहुत सारा सेल हो सकता है, ऐसे ही क्या हो सकता है, बहुत सारा सेल हो सकता है। चलिए कुछ हम सेल को यहाँ पे दर्शा दिए। ये जो आपको दिख रहा है ये पहला सेल है। अब ये सेल का संख्या दर्शाने के लिए कि हम किस सेल में है, उसी को संख्या दर्शाने के लिए एक नंबर का यूज कर लिया गया, जिसको बोला गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेलों की संख्या दर्शाने के लिए ये मेरा क्या है, ये पहला सेल है, लिख देते हैं। चलिए ये क्या है, फर्स्ट सेल। हिंदी में हम लोग इसको कोष कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर चलेंगे। ये मेरा क्या है, तो ये मेरा दूसरा सेल है, सेकेंड सेल। ये मेरा तीसरा सेल है, थर्ड सेल। ये मेरा चौथा सेल है। तो इस प्रकार से ये सेलों की जो संख्या दिख रहा है, जो सबसे नजदीक होता है, नाभिक के जो सबसे नजदीक होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पहला सेल। उसके बाद वाला सेल को दूसरा सेल कहते हैं, इसको तीसरा सेल कहते हैं, इसको चौथा सेल कहते हैं। तो बेसिकली इसी को यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। जब ये पहला सेल है तो यहाँ पर बता रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे जो n बता रहा है क्या है, ये n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शा रहा है। मतलब यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं कि ये इसका जो संख्या को दर्शाया जाता है स्मॉल n से दर्शाया जाता है, और ये पहला सेल के संख्या को दर्शाता है कि ये पहला नंबर पर है, तो n=1 हो गया। ये दूसरा है तो यहाँ पे n=2 हो जाएगा, और ये तीसरा है तो यहाँ पे n=3 हो जाएगा, और यहाँ पे चौथा है तो ये n=4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेलों की संख्या को दर्शाने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ सेल की संख्या नहीं, बल्कि एक और चीज रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको n=1 का मतलब क्या होता है, तो n=1 का मतलब यहाँ पे दर्शाया जाता है कि ये पहला सेल है, तो पहला सेल को हम लोग k के नाम से दर्शाते हैं। इसका क्या नाम देते हैं, k नाम देते हैं। इसका क्या नाम देते हैं, तो इसका l नाम देते हैं, इसको l कहते हैं, इसको m कहते हैं, और इसको n कहते हैं। इस प्रकार से अगर और आएगा तो आगे o भी आएगा, तो इस प्रकार से आते जाता है। लेकिन मेरा जितना भी तत्व है अभी तक इतना ही में सिमट जाता है, अभी तक इतना ही में सिमट जाता है, या और भी आता है, नहीं और भी आता है। n=4 तक नहीं आएगा, और भी आएगा, n=5 आएगा, n=6 आएगा। तो उस तरह से नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम एजीमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बात करते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है, पहला सेल को हम n=1 से दर्शाते हैं। n=1 का मतलब ये होता है कि ये कौन सा सेल को रिप्रेजेंट करता है, k को रिप्रेजेंट करता है। आपने ध्यान में रखना है। n=2 को अगर दिखाएंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, l को रिप्रेजेंट करता है। n=3 को दर्शाएंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये k l m को रिप्रेजेंट करता है। n=4 को दर्शाएंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, n को रिप्रेजेंट करता है।
n इजिकल टू 5 को दर्शाएंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, o को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से ये रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है और जब सबसे नजदीक होता है उसी को n इजिकल टू 1 बोलते हैं, जो नाभिक के जो न्यूक्लियस का सबसे नजदीक होता है। इसी को हम लोग बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आ जाते हैं दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का क्या रोल होता है, तो हमको इतना पता चल गया, इतना तो पता चल गया कि जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, सेल होता है, जिसको हम लोग कोष भी बोलते हैं, जिसका चारों तरफ कोष होता है। उसी कोष के नंबरिंग दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ध्यान में रखना है जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको क्या करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एल का मान कैसे निकलता है, तो देखिए एल का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा। एल का फॉर्मूला होता है कि एल का बताया जाता है कि जो एल होता है, तो एल क्या होता है, तो एल का जो मान होता है, एल का मान बताया जाता है 0 टू, ध्यान सुनिएगा, 0 टू n-1। कहाँ तक इसका मान होता है, 0 टू n-1 तक। एल का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू n-1 तक होगा। सुनिएगा। अब यहाँ पर देखिए n का मान 1 है, इसमें आ जाइए, इसके इसमें आएंगे तो n का मान यहाँ पे 1 है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे n का मान 1 है, जब 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 टू 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे l का एक ही मान आएगा 0, यहाँ पे l का एक ही मान आएगा। पूरी तरह से कंसंट्रेशन इधर पर इस पर रखिएगा तो कोई कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए n का मान 2 है, जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 0 टू 1 है, मतलब यहाँ पे 2 संख्या आएगा, l इजिकल टू एक 0 होगा और एक क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। जब n इजिकल टू 3 रहेगा, जब n इजिकल टू 3 रहेगा तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, मतलब 0 टू 2 होगा। तो संख्या लिखने 0 टू मतलब 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। उसी प्रकार से तीसरा आ जाते हैं, जब n का मान 4 होगा, तो जब यहाँ पे n का मान 4 रखेंगे तो 4 में से 1 घटेगा, 3 बचेगा, मतलब 0 टू क्या होगा, 3 होगा। तो 0 टू 3 को कैसे दर्शा जाएगा, l इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 3 आएगा, 3 तक जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 तक जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब n का मान 5 रखेंगे तो 5 में से 1 घटेगा, 4 बचेगा, तो ये 4 तक जाएगा। इसको 4 तक भी दिखा सकते हैं, लेकिन उतना का जरूरत हमको नहीं पड़ता है, चलिए इतना तक ही दिखाते हैं। अब जब l बराबर 0 होता है, ध्यान सुनिएगा, जब l बराबर 0 होता है तो उसका नाम क्या लिखते हैं। l बराबर जब 0 होगा तो 0 को क्या लिखते हैं, तो देखिए 0 को लिखा जाता है, 0 को रिप्रेजेंट करते हैं s से। इसको रिप्रेजेंट 0 1 को रिप्रेजेंट करते हैं s, 0 को तो s हो गया, 1 को हम लोग p बोलते हैं। उसी प्रकार से 0 को तो s हो गया, इसको हम लोग p कहेंगे, और 2 को क्या कहेंगे, sp d होता है। इसी प्रकार से इसको हम लोग sp d, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये 3 को f बोल देंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है l बराबर 0 का मतलब है कि इसको कौन सा है, तो s को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये s हाई क्या, बेसिकली ये s हाई क्या, तो s हाई कुछ नहीं, s क्या होता है कि अगर पहला सेल लेते हैं, पहला सेल लेते हैं, पहला कोष लेते हैं, तो उसमें l एक ही रहेगा और इसको बोलते हैं, l को रिप्रेजेंट किया जाता है उपकोष से। क्या किया जाता है, उपकोष बोलते हैं, या इसको सब सेल के नाम से जानेंगे। तो इसको l रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, तो सब सेल को, या उपकोष बोले इसको, ये इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सब सेल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये तो बात क्लियर हो गया कि अगर l का मान 0 मतलब कौन सा सब सेल होगा, s सब सेल होगा, s उपकोष होगा, या सब सेल भी लिख सकते हैं, s सब सेल होगा। l इक्वल टू अगर 1 रहता है तो ये p सब सेल होता है। अगर l इक्वल टू 2 रहेगा तो ये d सब सेल होगा, ये d सब सेल होगा। l इक्वल टू 3 रहेगा तो ये f सब सेल होगा। इतना ही में मेरा भी काम चल जाता है और आगे सब सेल जानने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखिए ये सब सेल का मतलब क्या है, देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं, एक मान लो कि बहुत एक गांव है, गांव में बहुत सारा बिल्डिंग होता है,
हर एक बिल्डिंग का नाम अलग अलग होगा, सब में इंसान ही रहता है, हर एक बिल्डिंग का क्या होगा, नाम अलग अलग होगा, नाम तो अलग अलग होगा। उसके बाद वही हम लोग बोल सकते हैं कि एक गांव ले लिए, तो मान ले कि ये एक सेल ले लिए, ये क्या करे, गांव की जगह यहाँ पे क्या हो गया, ये सेल हो गया। इस सेल के अंदर अगर ये छोटा सेल है तो हो सकता है इसमें बिल्डिंग कम हो, इसमें बिल्डिंग कम हो, चांसेस बनता है ना। उसके बाद ये थोड़ा 12 सेल आएगा, ये थोड़ा सा देखने में भी 12 है, इसका त्रिज्या क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। तो जब इससे 12 सेल आता है तो उसमें बिल्डिंग की संख्या थोड़ा ज्यादा हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब पहला सेल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब पहला सेल लेते हैं तो उसमें एल का मान सिर्फ 0 आता है, उसमें एक ही बिल्डिंग दिखता है जिसको हम लोग सब सेल बोल रहे हैं, सिर्फ एक ही हम लोग सब सेल दिखता है, एस। लेकिन जब दूसरा सेल में आते हैं तो दूसरा सेल में हमको कितना बिल्डिंग दिखने लगता है, 2 गो, एक 0 1, मतलब एस और पी दिखने लगता है, इसमें 2 बिल्डिंग हम लोग को दिखने लगता है, जिसको हम लोग उपकोष बोल रहे हैं, सब सेल बोल रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे जैसे ये साइज बढ़ते जाता है, इसमें बिल्डिंग की संख्या बढ़ते जाता है बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे n = 3 लेते हैं तो उसमें जो उपकोष मिलता है हमको 3 गो उपकोष मिलता है, SPD। जैसे n = 4 लेते हैं तो उसमें हमको 4 गो उपकोष मिलता है, SPDF। उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें उपकोषों की संख्या क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, सब सेल की संख्या बढ़ते जाएगा। आई थिंक आपको जरूर क्लियर हो गया होगा, अगर कहीं पर भी डाउट है तो जरूर बोलिएगा। क्लियर है? हम यहाँ पे जो चीज बोले, हम यहाँ पे क्या बोले कि अगर पहला सेल लेते हैं, पहला सेल छोटा होता है इसलिए उसमें जो सब सेल होता है कम मिलता है, एक ही सब सेल मिलता है। दूसरा सेल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें 2 सब सेल मिलता है, एस और पी। तीसरा सेल थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसमें 3 गो सब सेल मिलता है, SPD। और चौथा सेल थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसमें SPDF मिल जाता है। तो इसी प्रकार से जितना बड़ा सेल रहेगा उतना ही उसमें ज्यादा सब सेल देखने को आपको मिलेगा, उतना ही उसमें क्या होगा, ज्यादा सब सेल देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब एक और संख्या बच गया जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या बताता है भाई? अब ये बताता है कि ये जो SPDF जो सब सेल आ रहा है इसमें कक्षक की संख्या कितना है, ऑर्बिटल की संख्या कितना है, मतलब इसमें रूम कितना है बोल सकते हैं। अभी बोले कि एक गांव ले लिए तो गांव में अलग अलग घर होता है, तो गांव को हम मान लिए क्या, सेल, घर को हम क्या मान लिए, सब सेल। घर के अंदर अलग अलग रूम देखने को मिलेगा, तो जो रूम देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, कक्षक, जिसको ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर है? कहीं पर भी अगर डाउट है तो जरूर पूछ सकते हैं। जो चीज बताया जा रहा है ध्यान सुनिएगा, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। हम मान लिए गांव को मान लिए कि क्या है, वो सेल है। क्या है? सेल है। किसका भाई? तो सेल है परमाणु का, परमाणु का सेल है। उस गांव के अंदर अलग अलग घर होगा, घर को हम मान लिए सब सेल। तो देखिए जो घर, जो गांव माने हैं उसको n से दर्शा रहे, जो गांव के अंदर घर है, अलग अलग घर है, उसको हम लोग L से दर्शा रहे, जिसको सब सेल बोल रहे। अब घर के अंदर अलग अलग कमरा होगा, अलग अलग रूम होगा, तो अब रूम को जो दर्शाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बताएगा, जिसको m से दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे? m से दर्शाएंगे। और m क्या बताएगा? तो m हमको ये बताएगा कि ये जो घर है, घर के अंदर रूम कितना है, घर के अंदर रूम कितना है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। भाई हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग तो रहते ही है, लेकिन यहाँ पर किसका बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो उस घर के अंदर रूम कितना है ये बताएगा कौन, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बताएगा। और उसी रूम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बात समझ में आया कुछ? चलिए, नहीं आया तो फिर से ध्यान दीजिए, जरूर आएगा। फिर से एक और तरीका से समझाएंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं ये m कैसे निकलता है। देखिए m जो निकालने का फॉर्मूला दिया जाता है, m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+1 होता है। m निकालने का फॉर्मूला होता है 2l+1 होता है। क्लियर है? अब इस फॉर्मूला से निकालेंगे, मान लेते हैं कि जब l का मान 0 है, 0 का मतलब समझ जाना है कौन सा सेल का, कौन सा सब सेल का बात करें, इस सब सेल का बात कर रहे हैं। तो l इस सब सेल का बात करेंगे तो l का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 2 गुने क्या होगा, 0+1, तो ये कितना है, 1। मतलब ये बता रहा है कि इसके अंदर
कक्षक कितना है, ऑर्बिटल कितना है, तो केवल एक है। एस के अंदर, एस वाले जो घर है उसमें केवल एक ही रूम है, ये बता रहा है कि केवल कितना, एक ही रूम है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एक कक्षक इसको कहते हैं, ये इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर हो गया, ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षक कहते हैं। मतलब ये दर्शा रहा है कि एस वाले जो सबसेल था उसमें कितना ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, मतलब एक ही घर है। उसी प्रकार से जब L इजिकल टू 1 लेंगे, 1 का मतलब होता है P वाला घर। कौन वाला घर, P वाला घर, P वाला सबसेल। तो P वाला सबसेल में अगर निकालते हैं तो M का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब ये है कि P वाला घर में कितना कमरा है, तो 3 कमरा है। P वाला घर में कितना कमरा है, 3 कमरा है। मतलब इसमें ऑर्बिटलों की संख्या कितना है, 3 है। कमरा बोलेंगे तो यहाँ पर केमिस्ट्री के भाषा में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु के अंदर जो होगा वो क्या है, ऑर्बिटल है। घर जब बोलेंगे तो घर का मतलब क्या है, यहाँ पे घर का मतलब ये है कि इसमें कितना सबसेल है, उसमें कितना सबसेल है, कौन सा सबसेल है। ठीक है, गांव बोलेंगे तो गांव का मतलब ये है कि उसमें कितना सेल है, कितना कोष है। बात समझ में आ गया, ऐसे इंडिकेट करके आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार से जब L इजिकल टू 2 रहेगा, 2 का मतलब हो गया D, तो यहाँ पर M का मान कितना है, आप डायरेक्ट रखते 2 रखें 2 ना 4 1 5, तो ये 5 आ जाएगा। मतलब इसमें कितना कमरा है, 5 कमरा है भाई। क्लियर है। और उसी प्रकार से अगर बात करते हैं L इजिकल टू 3, 3 का मतलब होता है F, तो F के पास भाई कितना कमरा आएगा, 3 रखेंगे 3 दूना 6 1 7, इसके पास 7 वो ऑर्बिटल होगा इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। मतलब ये तो क्लियर हो गया, किसके पास कितना ज्यादा घर होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर आपको इतना बात क्लियर है, फिर से एक बार इंडिकेट कर देते हैं। नम ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, नम समझ में आएगा। हम बोले N इजिकल टू 1, N इजिकल टू 1 मतलब पहला सेल को दर्शा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ये पहला सेल को दर्शा रहा है। अब इस सेल में कितना सबसेल होगा, तो केवल एक ही सबसेल होगा S, केवल एक ही सबसेल होगा। जब एक ही सबसेल होगा तो इसमें सिर्फ एक वाले सबसेल देखने को मिलेगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे बात किया जाता है, देखिए अब आगे थोड़ा सा क्लियर और समझते हैं इसको। पहले इतना आप समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से N इजिकल टू 2 लेंगे तो यहाँ पे जो सबसेल आएगा क्या क्या आएगा, S और P आएगा। मतलब इसमें 2 प्रकार के घर देखने को मिलेगा। जब N इजिकल टू तीसरा सेल लेंगे इसमें 3 प्रकार के घर देखने को मिलेगा। जब L इजिकल टू 4 लेंगे तो उसमें 4 प्रकार का घर देखने को मिलेगा। और चारों सब प्रकार के, अगर S आया है तो S में सिर्फ एक ही कमरा होगा, P में सिर्फ 3 कमरा होगा, और D में कितना 5 कमरा होगा, और F में कितना कमरा होगा, 7 कमरा होगा, और 7 गो ऑर्बिटल होगा। बात क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग डिटेल समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। अगर इसको समझ में आ गया तो इसको हम अभी बाद में समझेंगे। थोड़ा सा आते हैं, इसको हम एक और स्लाइड ले लेते हैं। आओ यार जल्दी, नंबर स्लाइड था ये पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए अभी हम बताएं, ध्यान समझिएगा मेरा बात, कि ये पहला सेल है मान लेते हैं। बीच में यहाँ पर क्या है, बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये मेरे पास दूसरा सेल है, ये मेरे पास तीसरा सेल है, ये मेरे पास चौथा सेल है। अब इसको समझने के लिए इस सेल कैसा है, हमको यहाँ सेल जो दिख रहा है, जो सेल है वो गोलाकार है, लेकिन इसको हम सीधा करके लिख देते हैं। इसको हम यहाँ पर सीधा करके दिखा देते हैं। ध्यान समझिए, ये मेरा पहला सेल है, तो ये मेरा पहला सेल है, दिखा दिए। इसको हम N इजिकल टू 1 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा दूसरा सेल आएगा ये वाला, तो इसको सीधा करके यहाँ पर दिखा देते हैं। ये मेरा N इजिकल टू 2 सेल है। इसके बाद मेरा तीसरा सेल आएगा, जिसको हम N इजिकल टू 3 12 करके, इसलिए 12 होते जा रहा है। ठीक है, N इजिकल टू 4 पर मेरा चौथा सेल आएगा। ठीक है, बताया गया है कि जब N इजिकल टू 1 होता है तो सबसेल कितना होता है, केवल S आता है। कौन क्या आता है, S आता है। सबसेल क्या
n इजिकल टू 1 पे l का जो मान होता है, l का मान, अगर l का मान का बात करेंगे तो l का मान केवल और केवल 0 होता है, जिसको हम s से दर्शाते हैं। इसमें एक ही घर होता है, मतलब एक गांव के अंदर केवल एक ही घर है जो s वाले आया था अभी। तो इस वाले घर में हम बताए थे कि इसमें कितना कमरा आया था, तो s वाला में एक ही कमरा होता है, तो ये s वाला घर हो गया। ये कौन हो गया? ये s वाला घर हो गया। क्लियर है? लेकिन जब n इक्वल टू 2 लेते हैं तो इसमें दो प्रकार के घर आता है, दो प्रकार के घर आता है, एक आएगा s और एक आता है, एक आता है s और एक आता है p। अब बताया गया था s में एक ही कमरा होता है, लेकिन p में कितना कमरा होता है? यहाँ पे 3 कमरा होता है, तो इसको हम लोग s से दर्शा रहे हैं, यहाँ पर क्या है? p है। जैसे ही जब n इक्वल टू 3 लेते हैं, जब n इक्वल टू 3 लेते हैं तो n इक्वल टू 3 में क्या होता है? तो इसमें 3 प्रकार, इसमें n इक्वल टू 3 लेते हैं तो सबसेल कितना आता है? 3 गो आता है, SPD। सबसेल कितना आता है? 3 गो आता है, SPD। तो इसमें हम बताया गया था कि S में तो एक ही कमरा होता है, P में 3 गो कमरा होता है, और इसमें कितना कमरा आया था? तो D वाला में 5 कमरा होता है, ये D वाला हो गया 5 घर इसके अंदर होता है। तो बताया गया था कि जब n का मान 1 होता है, मतलब एक गांव में केवल एक ही घर होता है, पहला वाला अगर लेते हैं तो, और उस घर के अंदर केवल एक ही कमरा होता है, मतलब s वाला में n इक्वल टू 2 पर l का मान 2 आया था, n इक्वल टू 2 पर l का मान 2 आया था, एक 0 और एक 1 आया था। 0 रिप्रेजेंट करता है s से, और यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करता है p से। तो यहाँ पर 2 गो सबसेल आया था, s और p आया था। इसमें 3 गो सबसेल आया था, SPD, और n इक्वल टू 4 जब लिए थे तो इसमें 4 गो सबसेल आया था, SPD और f। इसमें 4 गो घर देखने को मिलता है, इसमें 4 गो घर देखने को मिलेगा, इसमें 4 गो घर दिखा दिए इस प्रकार से, जो कि ये सबसे बड़ा होता है। इसमें सिर्फ एक ही कमरा होता है, इसमें 3 गो कमरा होता है, इसको हम P बोलते हैं। इसमें कितना? 5 कमरा हमको देखने को मिलता है, ये D हो गया। और इसमें कितना कमरा आया था? 7 कमरा निकल के आया था। ये कमरों की संख्या निकालने का क्या तरीका था? तो ये m बताता है 12 प्लस 1 से, 12 प्लस 1 से भी थोड़ा देर पहले ये डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पर 2 2 4 गो हो गया, 4 इधर 3 गो और कर दिया तो 4 3 7 गो हो गया। तो इधर इसमें 7 गो ये f वाला में होगा। तो मेरे पास ध्यान दीजिए, पहला सेल में केवल s वाला सब सेल रहेगा, दूसरा सेल में s और p सब सेल रहता है, तीसरा सेल में sp d सब सेल रहता है, चौथा सेल में sp d f सब सेल रहेगा। सब में कमरों की संख्या अलग अलग होता है। s में केवल एक कमरा का संख्या होता है, p में 3 गो होता है, d में 4 गो होता है, और f में d में 5 गो होता है, और f में 7 गो होता है कमरों की संख्या। ये जो कमरा की संख्या बता रही है, जो कमरा बता रही है, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिटल कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षक कहते हैं। क्लियर है? अब मतलब ये है कि ये जो सेल होता है, इस सेल के अंदर क्या रहेगा? सब सेल रहेगा, इसमें s देखने को मिलेगा, उस s से बना रहेगा, उसी में इलेक्ट्रॉन रहेगा, सब में इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। कमरा बना तो उस कमरे के अंदर क्या होगा? वो ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब भी रहता है इस कमरे के अंदर, तो एक कमरे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एक कमरे के अंदर अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है एक। और इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब ये है कि इसमें 2, यहाँ तो 3 गो ऑर्बिटल है, तो 3 गुना के 6 गो, p में अधिकतम कितना? 6 रह सकता है, d में यहाँ पे 5 गुना के 10 गो, और ये 7 गो का 7 गुना के 14 गो। मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन का, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का अगर बात करते हैं तो s वाला में कितना रह सकता है? 2 रह सकता है। p वाला में कितना रह सकता है? 3 गो कमरा, 3 गुना के 6 रह सकता है। d वाला में कितना रह सकता है? तो 5 कमरा, 5 गुना के 10 रह सकता है। f वाला में कितना रह सकता है? 7 कमरा, 7 गुना के 14 को रह सकता है। मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से रह सकता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रह सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, इसमें पहला सेल में इसीलिए बोला जाता है केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरा सेल में इसमें 2, इसमें 6, तो 6 और 2 8 गो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। तीसरा हम बात करेंगे तो इसमें 2, इसमें 6 8, इसमें 5 गुना के 10, 18 गो आएगा। उसी प्रकार से उसमें कहेंगे तो 32 गो आएगा। तो ये एक निकालने का तरीका भी होता है कि अगर n इक्वल टू 1 रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो इसके लिए फार्मूला दे 2n²। क्या दिया जाता है? n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 में 2 से गुना होगा 2 ही रह जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पहला सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। n इक्वल टू 2 मतलब दूसरा सेल का बात करेंगे इसमें 2 रखें, 2 के साथ 8, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 8 गो आएगा। लेकिन 8 गो जो आएगा S में 2 गो रहेगा, P में 6 गो रहेगा। मतलब ये बताता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है एक सेल के अंदर। क्लियर है? तो कहने का मतलब अभी तक हम लोग यही जानते थे कि इसमें ये जो क्या होता है, ये जो सेल होता है इस सेल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तो घूमता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें व्यवस्थित कैसे रहता है? तो इसके अंदर सबसेल रहता है, सबसेल के अंदर भी कमरा बना हुआ रहता है, उस कमरे के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन जो रहता है हमेशा 2 सिंबल में रहता है। एक एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तो एक क्लॉकवाइज में। इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर भी क्या करता है? रोटेट करता है। मतलब ऐसे ऐसे पृथ्वी की तरह क्या होता है 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करता है ना, उसी प्रकार से अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, बोल सकते हैं रोटेशन करता है। तो उस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर से घूमते रहता है। तो अपने अक्ष पर घूमते रहता है तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं एक घर के अंदर तो एक ऊपर का डायरेक्शन में दिखाते हैं, एक नीचे का डायरेक्शन में दिखाते हैं। ये बताते हैं कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ये तो ऑर्बिट के चारों तरफ रोटेट तो करता ही है, ये तो हमको पहले से ही पता था। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलअप किया जाता है। अब तो ये बात हो गया कि इलेक्ट्रॉन का फिलअप कैसे करना है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर ली। अब आते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ ध्यान समझिएगा, n इक्वल टू 1 लिखते हैं। देखिए n इक्वल टू 1 जैसे लिखेंगे मतलब यहाँ पर n इक्वल टू 1 में कौन सिर्फ आएगा? S आएगा। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। n इक्वल टू 2 में कौन कौन आएगा? Sp आएगा। n इक्वल टू 3 में कौन कौन आएगा? Sp D आएगा। 3 गो सेल आ रहा है ना। n इक्वल टू 4 में कौन कौन आएगा? Sp D F आएगा। देखिए ये n इक्वल टू 1 का है इसलिए इसका आगे 1 लिख दिया जाता है। ये n इक्वल टू 2 का है इसलिए दोनों का आगे यहाँ पर 2 लगा दिया जाता है। ये n इक्वल टू 3 का है तो इसीलिए इसके आगे 3 लगा दिया जाता है। n इक्वल टू 4 का है तो इसलिए इसका आगे 4 लगा दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है? पहचान हो जाता है कि जो ये P वाला सबसेल है ये कौन सा सेल का है? तो चौथा सेल का है। ये D वाला जो सबसेल D ये सबसेल है, आप पता करना है कौन सा सेल का है? तो तीसरा सेल का, इसका आगे 3 लगा हुआ है। तो इससे ये पहचान हो जाता है कि ये जो सबसेल है किस सेल का है, ये सबसेल जो है किस सेल का है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऐसे ही लिखा जाता है जिससे पहचान हो सके कि हम लोग कौन सा सेल को अभी भर रहे हैं, कौन सा सेल को फिलअप कर रहे हैं। क्लियर है? इतना बात क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे अब हम लोग देखते हैं, कुछ नियम देख लेते हैं और नियम के बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखना है। क्लियर है? चलिए चलते हैं। तो देखिए पहले एक नियम हम लोग जानेंगे, अफबाउ नियम। अब ये अफबाउ साहब क्या कहते हैं थोड़ा समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। इनका भी सुनना जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसलिए कि यही सब नियम बना के गए हैं लोग, उनका नियम को फॉलो हम नहीं करेंगे तो गलती करना ही है। तो इनके द्वारा क्या बताया जा रहा है थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि परमाणुओं की तटस्थता के कक्षकों की उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ा जाता है। अब ये बता रहे जो कक्षक होते हैं, जो ऑर्बिटल होते हैं, जो सबसेल होते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, वही ऑर्बिटल जो होते हैं, तो जो ऑर्बिटल भरा जाता है उसके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ध्यान समझिएगा मेरा बात, हम जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना है। कहने का मतलब ये है कि जिसका ऊर्जा सबसे कम रहेगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरता है। जिस ऑर्बिटल का ऊर्जा सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरेगा। अब हमको पता कैसे चलेगा किसका ऊर्जा कम होता है किसका अधिक होता है? तो माथा खराब हो जाएगा। किस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि किसका ऊर्जा कम होता है किसका ऊर्जा अधिक होता है? तो घबराइए मत। अब बाबू साहब उसके बारे में भी सॉल्यूशन देगा कि कैसे हमको पता चलेगा किसका ऊर्जा अधिक होता है, कौन सा ऑर्बिटल का ऊर्जा अधिक होता है, कौन सा ऑर्बिटल का ऊर्जा कम होता है। चलिए समझते हैं कि उन्होंने और क्या बताया। तो उन्होंने बताया कि N+L के नियम के आधार पर बढ़ती ऊर्जा के साथ कक्षकों का व्यवस्था होता है। अब ये एक बता दिए कि N+L का योगफल जो होता है वही बताता है, जिसका N+L ज्यादा होगा उसका ऊर्जा ज्यादा होगा।
जिसका n प्लस एल कम होगा उसका ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। बहुत अच्छा, चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा बात को। अब हम मेरे पास ध्यान समझिएगा, अभी हम लिखे थे पूरा ऑर्बिटल को, अभी थोड़ा बहुत हम दिखाए थे। अब किसमें किसका ऊर्जा अधिक है किसका ऊर्जा कम है हम लोग कैसे जानेंगे, इसके लिए हम पूरा ऑर्बिटल को दिखाए थे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे हमको पता है क्या क्या होता है, 1s, सिर्फ 1s आता है, भी दिखाए थे। इसलिए n इक्वल टू 2 पर 2 को होता है तो 1s 2p होगा। n इक्वल टू 3 पर 3 को सब सेल होता है तो 3s 3p 3d। उसके बाद n इक्वल टू 4 होता है तो इस पर क्या होता है 4s 4p 4d 4a, इसमें 4 को हो जाता है। n इक्वल टू 5 का बात करेंगे तो 5s 5p 5d 5f। 5g भी लिख सकते हैं लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ता इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, आगे लिख सकते हैं। लिखने के लिए n इक्वल टू 6 पे 6x 6p 6d 6f 6g भी लिख सकते हैं, आगे लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जरूरत हमको नहीं पड़ता इसलिए नहीं लिखेंगे। अब इसमें ऊर्जा किसका ज्यादा होगा ये हमको पता करना है। देखिए ध्यान समझिए, अगर इसका हम बात कर लेते हैं, इसका हम बात कर लेते हैं, किसका भाई, चलिए चलिए लेते हैं, इसका बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें n का मान कितना है 1 है, l का मान कितना है 0। इस मतलब क्या होता है 0, ये बात ध्यान में रखना है। हमको n प्लस एल चाहिए, n प्लस एल इसका चाहिए तो हमको पता है इसके लिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1s का, तो 1s का निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे n का मान 1 s का मान 0 तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके साथ क्या है 2s है, 2s का निकालेंगे 2 प्लस 0 2 आएगा। 2p का निकालेंगे 2 प्लस p का मान यहाँ पर क्या है, p के लिए l का मान क्या होता है 1 होता है। ये सब ध्यान में रखना है, l s के लिए 0 p के लिए 1 और d के लिए sp d के लिए कितना 2 और f के लिए 3। तो ये नाम ध्यान में रखना है, यहाँ p के लिए 1 यहाँ पर 2 है और p के लिए 1 तो 2 प्लस 1 ये कितना 3 आ जाएगा। उसके बाद है कितना 2p हो गया, 2p के बाद 3s, तो 3s का कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 3 आएगा। उसके बाद है 3p, तो 3p तो 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा। उसके बाद है 3d, ये हो जाएगा 3 प्लस d के लिए 2 तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद आएगा 4s में 4 प्लस 0 ये 4 होगा। उसके बाद आएगा 4p तो ये आ जाएगा 4 प्लस p का मान 1 तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद और लिखना चाहते हैं 4p के बाद 4d, तो 4d का निकालेंगे 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। उसके बाद और निकालना चाहते हैं तो 4f भी होता है, तो 4 प्लस f की जगह कितना 3 तो ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब ये इसके मान के हिसाब से बता सकते हैं किसका ऊर्जा कम है किसका ऊर्जा ज्यादा है। तो देखिए सबसे कम मान दिख रहा है 1 का, मतलब 1s, ये सबसे कम ऊर्जा वाला है, इसको लेस देन कर दिए। उसके बाद 2 वाला है 2s, उसके बाद 3 वाला, देखिए 3 वाला 2 माना है, इसका भी 3 है इसका भी 3 है। अब ये दोनों में किसका ऊर्जा कम होगा, तो अब ये डिसाइड करेगा कौन सा सेल पहले है। तो यहाँ पर जब बराबर मान आएगा तब जाके, बराबर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब बराबर आगे इसका भी 3 है इसका भी 3 है तो ये दूसरा सेल का है ये तीसरा सेल का है, इसलिए इसका ऊर्जा स्तर कम होगा, इसलिए नीचे वाला का ऊर्जा स्तर ऐसे ही कम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 2p आएगा और तब जाएगा क्या आएगा 3s आएगा, फिर आगे आ जाइए। उसके बाद 4 वाला देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 5 वाला बाद में जाएगा, तो ये 4 वाला यहाँ पर, तो ये 3p है यहाँ पर 4s है, तो ये तीसरा सेल का ये चौथा सेल का, ये दोनों बराबर है तो पहले 3p आएगा। तो पहले क्या आएगा 3p, फिर क्या आएगा, तो 3p के बाद यहाँ पर 4 वाला 4s है तो ये 4s आएगा। अब आएगा कौन, अब आएगा इसमें 5 वाला, देखिए तो 5 एक यहाँ है एक यहाँ है, तो एक यहाँ है तो ये 3d है यहाँ पर 4p है। ऑब्वियस है यहाँ पर ये तीसरा सेल का ये चौथा सेल का है, तो यहाँ पर 3d क्या आएगा पहले आएगा, तो यहाँ पर लेस देन 3d आएगा और फिर क्या आएगा यहाँ पर, उसके बाद 4p आएगा। इसके बाद तो ये 6 है इसका मान, उसके बाद क्या आएगा 4d आएगा और इसके बाद 7 है तो ये 4 आएगा सबसे अंत में। देखिए इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरेगा इस वाले में भरेगा, मतलब 1s में भरेगा, फिर 2s में भरेगा, फिर 2p में भरेगा, फिर 3s में भरेगा, फिर 3p में भरेगा, फिर 4s में भरेगा, अब बाद में 3d में भरता है। ये देखिए तीसरा सेल का है d वाला, लेकिन इसमें पहले नहीं भर रहा है, इसमें 4s के बाद इसमें भर रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम आता है।
तो आप पहले ऐसा नहीं कि 3D में भर देंगे फिर 4s में भरेंगे तो गलती हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके हिसाब से भरता है। अब तो स्टूडेंट का और माथा खराब, भाई इतना कौन निकाल के चेक करेगा कब के किस में कौन भरेगा, ये तो और दिक्कत की बात है। किसका ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा इतना बार बार कौन चेक करेगा, n+1 का मान कौन निकालेगा, इतना किसको इतना दिमाग खर्च करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में। तो एक तरीका आया जिससे क्या होगा कि ये आपको निकाल के चेक नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप बता देंगे कि किसका ऊर्जा कम है किसका ऊर्जा ज्यादा है। एक तरीका बताया गया जिससे आप देखते ही बता देंगे किसका ऊर्जा कम है और किसका ऊर्जा ज्यादा है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग सीखते हैं कि कैसे पता चलेगा किसका ऊर्जा कम है किसका ऊर्जा ज्यादा है। तो इसका कुछ समझने की कोशिश नहीं करना है, इसको तिरछा तिरछी काटना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे काटना है, ऐसे तीर का निशान देते जाना, ऐसे 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 ऐसे, बस हो गया काम, यहीं से काम खत्म। समझ सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि तीर का निशान देना, पहले तीर का निशान इधर आया था, पहले 1s में भरेगा फिर वापस जाएगा इधर से, कहने का मतलब ये फिर वापस जाएगा इधर से फिर आएगा 2s में भरेगा, फिर इधर से आएगा 2p में, फिर 3s में, 3s के बाद 3p, 3 के बाद 4s आएगा, और देखिए बाद में यहाँ पर 3d आ रहा है, तो मतलब ऐसे से जाना है, ऐसे फिर वापस जाना है, फिर वापस जाना है, फिर आना है, फिर वापस से जाना है, फिर आना है, फिर वापस जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर वापस जाना है, ऐसे फिर आना है। तो इस प्रकार से लिख कर ऐसे तिरछा तिरछा काट दे, और वैसी प्रकार से उस तरफ से इस तरफ क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते चल जाना है। तो इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। फिर से ध्यान समझिएगा जो यहाँ पर दिखाए थे, फिर से यहाँ पर ध्यान समझिएगा, एक बार फिर से काटते हटाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हट जाएगा हट जाएगा, हटो, हट गया, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर मिट गया, एक क्या है 4 क्या था F। तो वही चीज समझा रहे थे कि इसको ऐसे तिरछा तिरछी ऐसे 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 लाइनिंग से ऐसे आना है, मतलब ऐसे आए, तीर का निशान देते जाना है, फिर वापस जाना है, फिर ऐसे आना 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 है। वापस जाने में कट नहीं करना है, बच के जाना है, कट वापस फिर आना है, फिर ऐसे जाना है, फिर वापस आना है, फिर ऐसे आना है, फिर वापस जाना है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का फिलअप किया जाएगा, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, 4s में, 6x में, फिर यहाँ पर 4f में, फिर 5d में, 6p में। तो यही ऊर्जा स्तर से यही मान आने वाला है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो ये एक तरीका बता दिया गया स्टूडेंट के लिए कि आसान तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का फिलअप कर सकते हैं। तो ये इतना बात अगर क्लियर है तो एक दो नियम और है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए अगला है पाउली सिद्धांत। ये क्या बताते हैं भाई साहब, केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण विपरीत होता है। यही बताए कि अगर मान लेते एस वाला सेल लेते हैं तो इसमें एक कक्षक, ये एक कक्षक है ना, तो एक कक्षक के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और दोनों का जो प्रचक्रण होगा, घुमाव होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए 2 तीर का निशान दिखाते 2 पंचे। जैसे उसी प्रकार से अगर P वाला लेते हैं तो P में हमको पता है 3 घर होता है, इसमें टोटल यहाँ पे इस तरह से 2-2 भरेगा, अगर 2-2 को भरते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस तरह से हम थोड़ा देर पहले भी आपको समझा दिए थे। तो पॉली सिद्धांत यही बताया कि जितना भी ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल तो सब में 2-2 भरेगा तो 6 गो होगा, इसमें 5 गो होगा, ऑर्बिटल उसमें क्या 10 गो भरेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। मुख्य क्वांटम संख्या कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो हर एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हर एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, 2 × n के स्क्वायर। इसके बारे में थोड़ा सा पहले ये भी हम डिस्कस कर दिए है। तो ये 2 नियम बता के चले गए, अच्छा नियम बताए। चलिए देखते हैं और आगे बताया हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम। अब ये क्या बताया,
एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं जब तक उस पर उपकोष के सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। अब ये दोबारा से एक नियम बता के चले गए भाई साहब। ये तो बोल गए कि हम लोग तो सोच रहे थे कि पी वाला में मेरे पास 3 कमरा है। बहुत लोग दिमाग लगाते हैं, ये पी वाला है, बहुत लोग दिमाग लगाते हैं चलिए ये 2 लोग है तो पहले ये दोनों लोगों को इसमें रख देते हैं, फिर कोई आता है तो इसमें भर देते हैं। लेकिन हुंड साहब कह गए कि ऐसा नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर इनके पास 3 ऑर्बिटल है, 3 घर है, 3 गो रूम है, तो अगर 3 लोग आए हुए हैं तो ऐसे नहीं रखना है कि एक में 2 को एक में 1 को रख देना है। ये साहब बता रहे हैं कभी भी कितनों लोग आए लेकिन पहले सब में एक एक लोगों को भेजना है। मतलब सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को सब ऑर्बिटल में भेजना है, उसके बाद जोड़ा लगाना है, उसके बाद पेयर बनाना है। पहले ही पेयर में नहीं भेज देना है किसी रूम में। तो 3 गो है तो इस प्रकार से वो लोग रहेंगे। अगर 4 गो रहते तो फिर 4 गो आते तो यहाँ पर 3 गो ऐसे हो जाते, तब चौथा में अब पेयर बनाना शुरू करते। पहले ही पेयर नहीं बनाना है, नहीं तो अब कोई सोचेगा 4 लोग है तो भाई एक कमरा खाली रख लेते हैं, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, आइए वो खाली रख लेते। तो ऐसा नहीं चलेगा। हुंड साहब बता के गए कि ऐसा नहीं चलेगा। पहले एक एक भरना है, सब में एक एक भर देने के बाद जब कंप्लीट हो जाता है, खाली नहीं रहता, तब जाके जोड़ा पेयर लगाना है, तब किसी को दिक्कत देना है। पहले दिक्कत नहीं देना है कि एक ही में पहले 2 को रख दिए। बात समझ में आया? तो हुंड साहब के यही नियम है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन भरता है तो सब में पहले एक एक भरेगा, जितना भी ऑर्बिटल होगा, तभी जाके फिर से पेयरिंग करना शुरू किया जाएगा। बात समझ में आया? तो कोई भी अगर उपकोष भर रहे, सब सेल भर रहे, तो सब सेल में भरते टाइम इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखना है कि पहले इसमें एक एक भरना है और तब जाके फिर पेयरिंग करना है। बात समझ में आ गया? कहीं पर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। कहीं पर कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? चलिए हम लोग अब आगे, और शायद अब नियम नहीं है तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना चीजें जानने के बाद, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पहले ऊर्जा वाला स्तर हम लिख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि भरने में आसानी होगा। ऊर्जा वाला स्तर को यहाँ पे दर्शा लेते हैं। तो यहाँ पर n=1 पे अभी हम दर्शाए भी थे, कलर दूसरा ले लेते हैं। n=1 पे क्या आया था, यहाँ पर इस लिख देते हैं, सिर्फ s 1s आता है। n=2 पे तो 2s 2p, n=3 पे तो 3s 3p 3d, n=4 पे 4s 4p 4d, उसके बाद 4a उधर दिख रहा है ना। उसके बाद n=5 पे तो 5s 5p 5d 5a, आगे भी लिख सकते हैं लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है। n=6 पे तो 6x 6p 6d 6f, आगे का जरूरत नहीं पड़ता। उसके बाद क्या बोले, इसको तिरछा तिरछी क्या करना है, कट लगा देना है। तो तिरछा तिरछी कट लगा देना, ऐसे आना है, फिर वापस जाना है, फिर 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 आना है, फिर वापस जाना है, और फिर यहाँ से आना है, फिर वापस जाना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीर का निशान देते हैं, ऐसे आना है, ऐसे जाना है, फिर वापस आना है, फिर जाना है, फिर वापस आना है, फिर जाना है, फिर वापस आना है, फिर जाना है, ऐसे वापस आना है, फिर जाना है, वापस आना है, फिर जाना है, फिर वापस आना है, ऐसे फिर जाना है, रिटर्न बैक, फिर वापस आना है। बस ध्यान देना है यही बात कि किसको कट करते हुए आ रहे हैं, उसी में पहले इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, फिलअप किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोगों को पहले से ही पता है कि सबसे छोटा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो हम लोग हाइड्रोजन पढ़ते हैं। चलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। हाइड्रोजन के बारे में पता होगा कि हाइड्रोजन में जो परमाणुओं की संख्या होता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही होता है। जो परमाणुओं की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। अभी एक ही हम लोग, जब वो क्या होता है, उदासीन होता है तो एक होता है। तो हमको पता है कि सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, 1s में भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1s लिख दिए, 1s लिख दिए।
इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है ही मेरे पास भरने के लिए, और वो एस वाले में जाएगा। तो एस वाले में दिखाएंगे कहाँ पे कैसे एक है, इसको ऊपर लिख दिया जाता है 1। ये बताता है कि पहला सेल के एस वाले सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं बॉक्स से, एस वाले में एक ही घर होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, भर दिए। क्लियर है। आगे आते हैं, अगर हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, तो हाइड्रोजन के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, बोलिए लोग जल्दी। तो हाइड्रोजन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, क्या किसका बात करते हैं, हीलियम का बात करते हैं। हीलियम आपको पता भी होगा, हीलियम का 2 गो होता है, तो चलिए हीलियम लिख देते हैं। तो हीलियम का अगर 2 गो लिख देते हैं, तो हीलियम का पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला वाला में ही भरेगा 1 एस। इसमें अधिकतम हमको पता है कि एस वाला में कितना जा सकता है, 2 जा सकता है। अधिकतम कितना जा सकता है, 2 जा सकता है। इसमें 2 आएगा तो दोनों को दोनों इसी में आ जाएगा, 1 और 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो एक ही घर है, तो एक तो ऐसे भर चुका है, तो दूसरा इसको उल्टा ऐसे भर देना है इलेक्ट्रॉन को, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, इसके अंदर। क्लियर है। अब आते हैं आगे, हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम आता है। तो लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए 1s में तो एक भरेगा ही, 1s में तो अधिकतम क्या, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब पहला वाला में सिर्फ 1s ही आता है, 1s के बाद क्या आएगा, 2s आएगा। अब किस में भरेगा, इसमें तो 2 हो गया, लेकिन भरना कितना है, 3, तो एक अभी बाकी है, तो किस में जाएगा, 2s में आएगा। इसलिए 1s के बाद कौन आ रहा है, 2s आ रहा है। तो अब यहाँ पे 2s में जाएगा, तो यहाँ से 2s लिखेंगे। तो 2s में कितना जाएगा, 1 जाएगा, इसलिए कि 3 ही को भरना, तो इसमें 2 आ गया, इसमें 1 आ गया। दोनों का हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये 1s का है, दोनों में एक ही घर होता है, तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। तो इसमें तो 2 को चला गया है, इसमें 1 हो गया है, तो 1 यहाँ पर दिखा दिए। क्लियर है, समझ में आया ना। अब यहाँ पे आगे आते हैं, लिथियम के बाद अगर बात करते तो बोरॉन, बेरियम होगा, बेरियम के बाद बोरॉन होगा। बेरियम का क्या होगा, Be होता है। Be को हम लोग 4 से दिखाते हैं। तो पहला वाला में 2 को तो जाएगा ही। अब दूसरा वाला में भी कितना, 4 लेना, तो इसमें भी अधिकतम 2 ही जा सकते हैं, 2 इसमें भी चला गया, 4 को हो गया। तब कोई दिक्कत नहीं, इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहते तो कुछ इस प्रकार का होगा। ये हो गया 1s, ये हो गया, यहाँ पर 2s था, 2s। इसमें भी क्या हो गया, 2 को आ गया, 2 2 4 को हो गया। क्लियर है। आगे आते हैं, बोरॉन होगा B, इसका 5 होता है। इसका बात कर देता 1s, 2 को इसमें, 2 को इसमें। अब दोनों का दोनों भर गया, इसमें भी अधिकतम 2 ही जा सकते हैं, ये भी एस वाला था, इसमें भी 2 ही जा सकता है, एक बचा हुआ है। अब यहाँ पर 2s के बाद कहाँ पे जा रहा है, देख सकते हैं तीर का निशान, 2s के बाद कहाँ पे, 2p में जा रहा है, तो अगला कहाँ पे भरेगा, 2p में भरेगा। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर 2p में। तो 2p में कितना जाएगा, 5 ही को चाहिए, तो इसमें 1 1, इसमें 2 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, तो ये हो गया। अब तीनों को बना लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 1s हो गया, ये 2s है, इसमें भी 2 आ गया, लेकिन इसमें 3 को घर है, इसमें केवल 1 ही आया है, 1 में भरेगा। ठीक है, हो गया क्लियर। यहाँ पे क्या होगी, ये 2p हो गया। बोरॉन के बाद क्या आएगा, तो कार्बन आता है। कार्बन का 6 होता है, इस सब तो आपको जरूर याद ही होगा। कार्बन ले लेते हैं, तो कार्बन का 6 हो जाएगा। तो इसमें 2, इसमें 2, p में तो अधिकतम 6 को भर सकते हैं, अभी तक तो 1 ही भरा हुआ है, हमको 6 को चाहिए, तो इसमें पहले 2 को भर देते हैं, इसमें 2 को भर दिए। अब इसका दिखा देते हैं सबका स्ट्रक्चर। चलिए, ये हो गया 1s, 2s, 2p। यहाँ पर इसमें तो 2 जा चुका है, इसमें भी 2 जा चुका है। अब इसमें 2 को आया हुआ है, तो घबरा के पहला ही घर में 2 को नहीं रख देना है। अभी क्या बताए होंड साहब, क्या बताए कि पहला घर में 2 को नहीं रखना है, पहले 1 1 भरना है। मतलब इसमें पहले 1 जाएगा और इसमें 1 जाएगा, इस तरह से इसमें हो गया। क्लियर है, 2 को आ गया p में, टोटल 6 को हो गया। कार्बन के बाद किसका, तो नाइट्रोजन का बारी आता है। नाइट्रोजन का 7 को होता है, तो चलिए नाइट्रोजन का देखते हैं। पहले 1s, 2s, 2p। अब इसमें कितना जाएगा, 3, तब ना 7 होगा, 2 2 4 3 7। p में तो अधिकतम 6 को रख सकते हैं, तभी तक यहाँ पर 3 हो गया है। चलिए इसका बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ये हो गया 1s, 2s, 2p। इसमें तो दोनों का दोनों भर चुका है, इसमें दोनों। अब इसमें देखना 3 को भरना है, तो 3 को पहले सिंगल सब में जाएगा। सब में क्या होगा, सिंगल जाएगा। अभी पेयर नहीं करना है, जब ओवरफ्लो हो जाएगा, अब इसके बाद आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेयर करना पड़ेगा। इसलिए सब में सिंगल दे दिए है इलेक्ट्रॉन को। अब आते हैं नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। ये हो जाएगा 1s, 2s।
अब यहाँ पर कितना 2 2 8 को चाहिए, तो यहाँ पर इसमें कितना आ जाएगा 4 को आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अधिकतम इसमें 6 भर सकते हैं, तभी तक तो भरेंगे ही जब तक 6 कंप्लीट नहीं हो जाता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तीन गो 4 को भरना था। अब यहाँ से पेयर करना शुरू करेंगे। टोटल 2 2 चाहिए ना, तो अब यहाँ पे पेयर, पहले ही पेयर नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। तो यहाँ से आ गया 1s 2s 2p, इसमें 4, इसमें 2 2। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा? ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन F, जिसका कितना होता है 9 होता है, ठीक। तो 9 होता है, तो यहाँ पर मतलब बढ़ते जाएगा 1s 2s 2p 2p में अब कितना आ जाएगा 9 को करना है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो इसमें 5 हो गया। अब ये बहुत सिंपल है, आप दिखा सकते हैं। ये हो गया 1s 2s 2p, इसमें 2, इसमें 2, इसमें सिंगल सिंगल, इसमें 5 को भरना, तब इसको भी डबल करना पड़ेगा, तब जाकर 5 को होगा। अभी इसमें 5 को हो गया। अब आ जाते हैं नियॉन पे। इसका कितना होता है 10 होता है, तो 1s2 2s2 2p, इसमें अब कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, p कंप्लीट हो गया। p में 6 ही भर सकते हैं, अब इसके आगे इसमें नहीं भरेंगे। तो इसको पहले दिखा लेते हैं। p का भी घर भर गया, 1s 2s, इसमें भी अब सब पेयर हो जाएगा, अब कोई नहीं बचेगा, तब नहीं जाएगा 6 होगा। ये 1s हो गया 2s हो गया 2p हो गया। अब इसके बाद क्या आता है सोडियम। तो सोडियम का एक लिखते हैं, सोडियम Na, इसका कितना 11 को होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ये तो कंप्लीट हो गया। अब इससे अधिक तो भर नहीं सकते। अब यहाँ पर देख लेते हैं 2p के बाद क्या आएगा 3s आएगा, तब किस में जाएगा 3s में जाएगा, तो यहाँ पर 3s1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3s1 होगा, ठीक। इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर s वाला ही है, 1s 2s 2p 3s, इसमें 3 गो घर है। ये सब तो सबका भरा हुआ है, ये सब भर गया है, इसमें कोई भी खाली नहीं है। इसमें जाएगा 1, इसमें 3s में दिख रहा है कितना है 1 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ये हम एक्स्ट्रा दिखा रहे थे कि अब इलेक्ट्रॉन भरता कैसे है उसके अंदर, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। क्लियर है? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ये सेलों में भरा हुआ रहता है। अगर बात करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर लिथियम का बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम चाहिए, मान लो कोई दूसरा लेते हैं, कार्बन वाला कर लेते हैं। कार्बन के बीच में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीच में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक को बना दिए ऐसे, ठीक। उसके बाद पहला सेल, देखिए पहला सेल में यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला सेल कार्बन देखेंगे तो ये पहला सेल को दर्शाता है। पहला सेल में सिर्फ 1s आप लिखे भाई, इस वाला में कितना 2 को भरा हुआ है, इसलिए बोला जाता है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 को होता है। और दोनों किस में रहता है, इसमें ही रहता है। दोनों किस में रहेगा, इसमें रहेगा। अब इसके बाद इसमें दूसरा सेल भी आया है, तो दूसरा सेल को दर्शा देते हैं, तो ये दूसरा सेल है। दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन गिन सकते हैं, इसमें 2 इसमें 2, और 2 को s में 2 को p में रहेगा। टोटल 4 को इसमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। टोटल हमको इसमें 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, लेकिन 2 को s में 2 को p में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपवाद भी हमको देखने को मिलता है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमको अपवाद देखने को मिलेगा, जिसको हमको जानना जरूरी हो जाता है। चलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अभी हम लोग देखते हैं। इतना तो हो गया क्लियर। कुछ हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं क्रोमियम का ही देख लेते हैं। चलिए क्रोमियम, ठीक है, Cr, जिसका कितना होता है 24 होता है। ध्यान सुनिएगा क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले 24 को भरना है। सबसे पहले पता है कि 1s में भरेगा, 1s में 2 को जाएगा, फिर 2s में जाएगा, इसमें 2 को जाएगा, फिर 2p में जाएगा, 6 को जाएगा, कितना होता है गिनते चलेगा 10 को, फिर 3s में जाएगा, 10 2 12, इसमें 2 ही आ सकता है, ठीक। फिर 3p में आ रहा है ना, उनके 3p में 6 को आ सकता है, तो 12 6 18। 3p के बाद 4s में आ रहा है, इसमें 2 ही जा सकता है, तो इसमें 2 को चला गया। अब 4s के बाद यहाँ पर देखिए किस में जा रहा है, 3d में जा रहा है। उसके बाद 3d में जाएगा, तो ये 20 वो हो चुका है, तो 3d में कितना जाएगा 4। तो अगर देखिए बात किया जाए तो क्रोमियम का यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ अपवाद आता है जिसको ध्यान में रखना जरूरी होता है। देखिए जब भी डी वाला में अगर 4 आए या 9 आए, ध्यान सुनिएगा मेरा बात, डी वाला में 4 आए या 9 आए, अगर 4 आएगा तो आइए अपने आप को दोनों आधा बना लेता है। मतलब एस वाला क्या करता है, उसके बाद बगल वाला एस वाला, ठीक,
जिसमें पहले भरा हुआ है, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिससे इसका भी आधा हो जाता है, इसका भी आधा हो जाता है। आधा इलेक्ट्रॉन रखने पर भी क्या होता है, वो स्टेबल होते हैं। आधा इलेक्ट्रॉन रखने पर भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसीलिए ऐसा होता है। तो आगे से आप ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं पर भी लिखिएगा तो अगर डी वाला सेल में 4 गो या 9 गो आता है, 4 गो या 9 गो आता है, तो हमेशा क्या करता है, तो एक एस वाला इसको दे देता है। एस वाला क्या करेगा, इसको दे देगा, इस पर 1 हो जाएगा, इस पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 4s हो जाएगा, 5d 5 हो जाएगा। होना चाहिए था वो, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको देखने मिलेगा 9 जिसमें आता है। जैसे कौन सा हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा। कॉपर का 29 होता है, इसका लिख के दिखाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया। 29 ऊपर आना है तो डी वाला में हमको पता है, डी वाला में 5 घर होता है। अब 5 घर का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें, लेकिन हमको 29 ही चाहिए, तो 20 और 9 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। देखिए फिर से डी वाला में कितना आ गया, 9 गो आ गया। तो ये काम हमेशा ध्यान में रखना है, डी वाला में 4 गो आए या 9 गो आए। अगर 9 गो भी आएगा तो इस वाला से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना पूरा फुलफिल बना लेगा, मतलब 10 हुआ। इस वाला में आधा हो जाएगा, इसलिए इसमें 2 ही रह सकता है, तो 2 में आधा में भी ये स्टेबल हो जाता है। इसलिए इस वाला क्या करता है, एक इसको दे देता है रखने के लिए। यहाँ पे जो सही विन्यास होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखने को मिलता है 4s। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या तक लिखा है, 3s 3p6 4s 1 हो जाएगा और 3d यहाँ पे 10 हो जाएगा। 9 को लिखे थे तो एक s से ले लेगा, s से लेकर 10 बना लेता है। तो ये अपवाद के रूप में ध्यान में रखिएगा कि अपने आप को स्टेबल आधा आधा में भी क्या कर लेता है, आधा आधा में भी स्टेबल बना लेता है। तो उस केस में आप कर सकते हैं कि एक यहाँ पे 4 आए तो 1 दे देगा, 9 आए तो 1 दे देगा उसको 10 बनाने के लिए, और यहाँ 4 आएगा तो आधा करने के लिए, इसलिए 10 को टोटल होता है तो आधा में भी स्टेबल होता है, तो 1 दे देगा आधा बनाने के लिए। तो उस तरह से वो स्टेबिलिटी उसका मेंटेन हो जाता है। इसलिए ऐसा होता है। तो इस अपवाद को आपको ध्यान में रखना है, इस अपवाद को आपको ध्यान में रखना है। एक और जगह अपवाद आता है, उसके बाद हम उस सेशन को एंड करेंगे, ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। एक आता है जो कि हम लोग जानते हैं कि LA का जो होता है वो कितना होता है, तो LA का अगर बात करेंगे तो उसका 57 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार पहले लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा। पहले तो यहाँ तक लिख लेते हैं 30 तक। क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो पूरा 30 तक लिख लिए। 3d के बाद किस में आएगा, इसमें 4p में कितना आता है, 6 गो, तो ये 36 हो गया। 4p के बाद 5s आएगा, इसमें 2 गो आएगा, तो 5s 2 36 2 38 हो गया। 5s के बाद किस में जा रहा है, 4d में जा रहा है, तो फिर से इसमें 10 आएगा था 38 और 10 कितना 48 हो जाएगा। हमको 57 चाहिए, तो 48 हो गया 4d। उसके बाद क्या आएगा 5p, तो 5p में 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54 हो गया। 48 से 6 54 हो गया। उसके बाद 5 के बाद क्या होना, 4s आ रहा है, इसमें कितना हो जाएगा, तो 54 और 2 56 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, 4f आ रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4f, इसमें क्या इतना 1 आ जाएगा, 4f 1 आ जाएगा। तो यही मेरा आना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही मेरा आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत देखने को मिलता है, यहाँ पर भी एक अपवाद देखने को मिलता है कि होता क्या है कि आना चाहिए था 4f में, लेकिन यहाँ पर 4f में नहीं आके किस में चला जाता है, 5d में चला जाता है। किस में चला जाता है, 5d में चला जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे आना चाहिए था 4f में, लेकिन ये 4f में नहीं आके आना चाहिए था 4f में, लेकिन 4f में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आके किस में चला जाता है, 5d में चला जाता है। तो यहाँ पे इसको अपवाद के रूप में याद रखना है LA का। ये 57 होता है। अब यहाँ पर 57 के बाद जितना भी आता है, ध्यान सुनिएगा मेरा बात, 57 के बाद जितना भी आएगा, 57 के बाद आपको जितना भी आएगा उसमें सब में 5d में एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा, लेकिन भरेगा कौन, 4f ही भरेगा। इसके बाद को जो कौन भरेगा, 4f ही भरेगा। जैसे कि अगर CE का दिखाते हैं, CE का 58 होता है, CE का कितना होता है, 58 होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर CE का हम लोग बात करते हैं तो इसमें 58 होता है। अगर इसका हम लोग बात करेंगे तो सेम पहले लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2 4d 10 5p
6 अब देखिए हमको पता है कि 6x के बाद 4f आना चाहिए तो 4f ही आएगा, लेकिन ये हमेशा एक बीच में एक्स्ट्रा आ चुका है, 5d में एक हमेशा रहेगा, 5d में क्या रहेगा, एक हमेशा रहेगा। तो ये हो गया कितना, एक यहाँ पर मिला के कितना 57 हो चुका है, लेकिन जो 58वां होगा इलेक्ट्रॉन वो 4f में ही जाएगा। मतलब ये हमेशा एक फिक्स हो गया कि जब तक अब f नहीं भर जाता है 5d में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेके रखा हुआ रहेगा। ये अपवाद होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लोग। कहाँ तक होता है, Ac का जो होता है ये 58 होता है, और ये अपवाद जो आपको देखने को मिलेगा Lu तक देखने को मिलता है। Lu का कितना होता है, 71 होता है। तो यहाँ तक इसको अपवाद में देखने को मिलेगा कि 5d एक बीच में एक्स्ट्रा कर चुका है, एंटर कर चुका है। 5d आना नहीं चाहिए था, पहले 4f ही आता, लेकिन एक 5d आ जाएगा जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हमेशा दिखेगा, यहाँ तक केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा यहाँ तक। तो ये कुछ अपवाद होता है, लेकिन ये सब उतना पूछा नहीं जाता है। पूछने वाला जो पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम से कम 30 तक आप जरूर अच्छा से लिखना सीख लीजिएगा। तो आप लोगों के लिए अब एक होमवर्क रहेगा कि आप जितना भी पीरियोडिक टेबल में जितना तत्व है, सारे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, सारे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। देखिए लिखकर कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, उसको समझेंगे। लेकिन अगर आप एक बार लिख लेते हैं तो फिर भूलिएगा नहीं लिखना। एक वीडियो देखकर अगर आप लिख लेते हैं तो पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप जितने भी वीडियो देख रहे लोग एक बार अपने से जरूर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारे तत्व का लिख लीजिएगा, अभी ना दिमाग में बैठ जाएगा अगर वीडियो देखने के बाद लिख लेते हैं तो। चलिए तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन मेरा मकसद यही था कि एक क्लास में पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझा देना। अगर इसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई भी गलती या कहीं पर भी कोई समझने में दिक्कत रह जाता है तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसको भी फिर से दोबारा एक वीडियो बनाकर समझा दिया जाएगा कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है तो। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।